बार रुक गया था। हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट में जिसमें से सेमीकंडक्टर फिजिक्स और ट्रांजिस्टर कंप्लीट रिवीजन कराया गया है, और अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए पार्ट 1 को। और ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें आज हम लोग एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हम लोग कर देंगे आज। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, पहले अमीटर फॉलोअर है। तो अमीटर देखिए, अमीटर फॉलोअर क्या होता है, इसमें जो आपका बीटा होता है वो 1 होता है। इसके बाद जो गेन होता है वो भी 1 होता है। देखिए जो अमीटर फॉलोअर है, देखिए इसमें बीटा जो होती है 1 होती है और गेन जो आपका गेन भी 1 होता है। देखिए इसके बाद जो बाईपास कैपेसिटर होता है जो हम अमीटर में जो जोड़ते हैं अमीटर के पैरेलल में, उसको भी ऐड नहीं करते हैं। देखिए ठीक, इसके बाद देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है, और आउटपुट जो लेते हैं वो अमीटर टर्मिनल से लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, इसमें इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो आपका लो होता है। एप्लीकेशन कहाँ करते हैं अमीटर फॉलोअर का, देखिए पब्लिक एड्रेस बस में, इसके बाद पब्लिक में, एड्रेस सिस्टम में, इसके बाद टैप रिकॉर्डर में। इसका जो इनपुट गेन होता है, करंट गेन होता है आपका, देखिए करंट गेन जो होता है वो हाई होता है, वोल्टेज गेन जो होता है वो लो होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग एम्पलीफायर को देखते हैं। तो एम्पलीफायर में देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है। देखिए ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज पर यूज करते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी के लिए ये हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। इसमें देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होता है, इसमें देखिए जो बेटर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर होता है वो अच्छा होता है, पावर गेन जो होता है देखिए वो कम होता है, इम्पीडेंस मैचिंग पुअर होती है, फ्रिक्वेंसी जो होता है हाई होने पर देखिए आपका गेन जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं, देखिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, इसके बाद आपका टैप रिकॉर्डर में, रेडियो रिसीवर में, देखिए रेडियो रिसीवर में, टीवी रिसीवर में, इन सब जगहों पर हम यूज़ करते हैं इसका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पे हमारा टीसी कपलिंग आता है। तो टीसी कपलिंग ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है ये। देखिए इसमें जो हमारा लोड लगाते हैं उसको हम R1/R2 N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू RL होता है। ये हमारा ये पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी का टर्म जो होता है तो उससे हम रेजिस्टेंस जो निकालते हैं लोड पर, तो इतना हमको ये लोड पर मिलता है, ठीक है। इसमें देखिए इनपुट इम्पीडेंस आपका लो होता है, लगभग 1 किलो ओम तक होता है। आउटपुट इम्पीडेंस जो हाई होता है ऑलमोस्ट आपका 750 किलो ओम तक होता है। लॉसेस कम होता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी अच्छी होती है आपकी। यूज कहाँ करते हैं, देखिए इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं इसका। ट्रांसफार्मर कपलिंग टीसी कपलिंग का है। इसके बाद देखिए इसी में आता है एक लोअर फ्रिक्वेंसी आता है, एक अपर फ्रिक्वेंसी आता है। तो लोअर जो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है वो देखिए कितना होता है, तो I अंडर रूट में 2⁻1/n-1 होता है। इसके बाद लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है देखिए FI मतलब इनपुट फ्रिक्वेंसी हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2⁻1/n-1 होता है, ठीक है। n क्या है, देखिए रिडक्शन फैक्टर होता है n, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 2 3 4 5, मतलब जितना रिडक्शन बोलेगा उसी हिसाब से हम इसकी वैल्यू रखते हैं। इसके बाद देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर हम एम्पलीफायर होते हैं। तो देखिए क्लास ए एम्पलीफायर जो होता है इसमें आउटपुट जो होता है 360 तक मिलता है, मतलब आउटपुट जैसे लेते हैं तो ये पूरा मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए मिलता है। तो ये मतलब ये दोनों साइकिल मिलता है, तो ये 360 पर आउटपुट मिलता है। इसके बाद आपका जो है लॉसेस देखिए इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं होता है क्योंकि हमको पूरा मतलब कंप्लीट साइकिल मिलता है, ये कंप्लीट साइकिल मिलता है। देखिए इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, लेकिन इफ़िशियंसी जो होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो 25 से लगभग 40% तक इफ़िशियंसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट हमारा है देखिए क्लास बी एम्पलीफायर। ये आउटपुट जो होता है देखिए 180 तक मतलब हाफ साइकिल को मिलता है, केवल हाफ साइकिल का बस मिलेगा। तो आउटपुट जो होता है 180 डिग्री तक मिलता है, लॉसेस कम होती है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाता है। देखिए 1 साइकिल कंप्लीट डिस्टॉर्शन हो गया। एफिशिएंसी जो है आपकी लगभग 78.5% मिलती है। इसके बाद क्लास ए बी है। देखिए क्लास ए बी जो होता है आउटपुट जो है क्लास ए और क्लास बी दोनों के मिडवे मिलता है, मतलब बीच में, तो 180 से लेकर 360 तक इसका आउटपुट मिलता है। इसके बाद एफिशिएंसी जो होती है 50 से लेकर लगभग 78.5% तक होती है। और यूज कहाँ करते हैं, देखिए स्मॉल डिस्टॉर्शन जो होता है स्मॉल होता है। इसके बाद देखिए क्लास सी एम्पलीफायर है। तो क्लास सी एम्पलीफायर जो होता है देखिए इसमें आउटपुट जो होता है लेस देन 180 मिलता है, लॉसेस बहुत कम होता है, लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए डिस्टॉर्शन मतलब कि जो आपका आउटपुट है देखिए ये 180 से भी मतलब इतना मिलेगा या फिर हो सकता है इतना ही मिले, हाफ ही मिले, तो इसी को डिस्टॉर्शन मतलब ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लॉसेस कम होता है। इस वजह से एफिशिएंसी आपका 90% के अप्रॉक्स मिलती है।
यूज कहाँ करते हैं, देखिए ट्यून्ड सर्किट में या फिर टैंक सर्किट में यूज करते हैं। देखिए डार्लिंगटन पेयर आता है, तो इसमें देखिए डार्लिंगटन पेयर आता है, तो इसमें देखिए हमारा β1 बराबर β2, ये दोनों बराबर हो जाते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू β1 β2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या होती है, IE/IB होती है। ये आपका कॉमन अमीटर जो होता है उसका करंट गेन होता है। इसी को हम सुपर बीटा सर्किट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है सुपर बीटा सर्किट का कौन सी होती है, तो जब आपका β1 β2 दोनों बराबर होते हैं तो वहाँ पर ये सुपर बीटा सर्किट होता है। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फीडबैक देखते हैं। फीडबैक से हमेशा एक आध दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए फीडबैक से जनरली देखिए क्या है, इसमें फीडबैक जो होता है, देखिए फीडबैक कहाँ करते हैं, फीडबैक एक क्लोज लूप गेन होता है। फीडबैक क्लोज लूप गेन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को हम इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। इनपुट में हम क्या करें, फीडबैक दे देते हैं। मतलब जो हमको आउटपुट मिलता है, जैसे हमको आउटपुट यहाँ से हम दिए, तो ठीक है, यहाँ से हमको आउटपुट मिला, तो हम क्या करते हैं, इनपुट में कुछ पार्ट इसका हम ले आके फिर से यहाँ से इनपुट में दे देते हैं, तो इसी को हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के फीडबैक होते हैं। देखिए इसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, देखिए फीडबैक सिग्नल जो होता है, देखिए सेम एज इनपुट होता है। मतलब कि उसमें जो जितना मतलब फेज शिफ्टिंग आउटपुट में मिलती है, सेम मतलब इनपुट के बराबर होती है। मतलब जैसे अगर सपोज करिए आपको ऐसे साइन वेव मिला, ये इनपुट का है, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा उसका भी सेम मतलब मैग्नीट्यूड और सेम फेज में मिलेगा। तो इसमें जो फेज शिफ्टिंग होती है वो 0 या 360 का होती है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में। इसके बाद देखिए निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक से हमको एडवांटेज क्या क्या है, देखिए इसमें जो देखिए इनपुट इम्पीडेंस जो होता है, इनपुट इम्पीडेंस, गेन और डिस्टॉर्शन, ये सभी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस पॉजिटिव फीडबैक देने से इनपुट इम्पीडेंस, गेन और डिस्टॉर्शन बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए आउटपुट इम्पीडेंस, बैंडविड्थ और स्टेबिलिटी जो होती है ये पुअर हो जाती है, मतलब घट जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो फीडबैक गेन आता है उसका फार्मूला जो होता है A/(1 - A बीटा होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो होती है पॉजिटिव फीडबैक की पुअर होती है। इसके बाद देखिए निगेटिव फीडबैक है, तो निगेटिव फीडबैक में क्या है, देखिए निगेटिव फीडबैक में जो फीडबैक सिग्नल होती है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग देती है। मतलब कि देखिए अगर इनपुट को हम ऐसे दे रहे हैं तो आउटपुट हमको जो मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, उसी के जस्ट अपोजिट मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बढ़ जाता है, देखिए आउटपुट इम्पीडेंस घट जाता है, देखिए डिस्टॉर्शन जो होती है वो देखिए घट जाती है, नॉइज जो होता है वो देखिए घट जाती है, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट जो होता है वो घट जाती है आपकी। बढ़ती क्या है, देखिए निगेटिव सिग्नल देने से, फीडबैक देने से देखिए हमको एडवांटेज क्या है, तो जो आपका बैंडविड्थ है देखिए वो बढ़ जाता है। बेटर इम्पीडेंस मैचिंग होती है, ये एडवांटेज है आपका, इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी होती है, ठीक है। इतना रहा देखिए हमारा फीडबैक से। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए एम्पलीफायर जो होता है देखिए उसमें हम निगेटिव फीडबैक देते हैं एम्पलीफायर में। ऑक्सीलेटर जो होता है, ऑक्सीलेटर में हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। और वेन ब्रिज जो ऑक्सीलेटर होता है उसमें हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों फीडबैक देते हैं। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर आता है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम पढ़ने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो ये एक देखिए डिफरेंशियल गेन होता है। देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, देखिए हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। अगर इसका डिफिनेशन पूछे तो क्या होता है, तो देखिए हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ठीक है। ये देखिए लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम बफर सर्किट को आउटपुट स्टेज में ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो बफर सर्किट होता है, देखिए बफर सर्किट होता है उसको हम आउटपुट के लास्ट स्टेज में ऐड कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है, देखिए जो इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक इसमें देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो जो हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो उसको हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। देखिए इसमें अगर हम कोई सिग्नल कनेक्ट करते हैं तो 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग देता है, मतलब या आउट ऑफ फेज रहता है, ठीक है। अगर नॉन इन्वर्टिंग में हम कोई मतलब सप्लाई देते हैं या सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए आपका जो 0 डिग्री या सेम फेज शिफ्ट या 360 फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। देखिए इसमें ये टर्मिनल होते हैं, V1 जो होता है आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, V2 जो है आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और VCC जो है, ये VCC जो है आपका सेचुरेटेड वोल्टेज होता है, प्लस V सेचुरेटेड होता है, और VEC जो होता है अमीटर कलेक्टर वोल्टेज होता है ये, तो ये आपका है, ठीक।
इसके बाद देखिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। देखिए कुछ करेक्टरिस्टिक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। देखिए इनपुट इम्पीडेंस होता है, वोल्टेज गेन जो होता है देखिए वो इनफाइनाइट होता है, आपका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ जो होता है इनफाइनाइट होता है, CMMR जो होता है कार्बन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है वो इनफाइनाइट होता है, स्लीव रेट जो देखिए स्लीव रेट कितना होता है वो भी इनफाइनाइट होता है। इसकी स्लीव रेट की यूनिट पूछता है तो स्लीव रेट की यूनिट होती है आपका वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होती है। इसके बाद देखिए आपका आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो देखिए जीरो होता है या लो होता है, ठीक है, जीरो होता है। इसके बाद ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट ये दोनों जीरो होते हैं। इसके बाद देखिए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है वो भी आपका जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ये शॉर्ट रिवीजन है, तो आप लोग अगर कंप्लीट रिवीजन किए रहेंगे तब आप लोगों को ये बेटर समझ में आएगा। देखिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के लिए देखिए इसमें दिया है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है तो हमारा देखिए जब हम मतलब कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है डिफरेंशियल गेन होता है जो आउटपुट बटे इनपुट गेन होता है, आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो इसमें जो हमारा डिफरेंशियल जो गेन होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, तब हमारा जो इनपुट होता है देखिए इनपुट V1 बराबर V2 हो जाता है। तो यहाँ वहाँ पर हमारा जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है वो वैलिड होता है। इसके बाद देखिए हमारा सब बफर एम्पलीफायर देखिए क्या होता है। बफर एम्पलीफायर जो होता है देखिए बफर एम्पलीफायर जो होता है वोल्टेज गेन इसकी यूनिटी होती है, बफर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन यूनिटी होती है। इसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट सेम फेज में होते हैं, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, लोडिंग इफेक्ट कम हो जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी होती है। इसके बाद देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया जाता है इसमें, बफर एम्पलीफायर में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज करते हैं हम। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक इसमें से। देखिए इसमें है स्केल चेंजर क्या होता है। देखिए स्केल चेंजर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है जो आउटपुट को एन टाइप इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर हमको कोई सिग्नल है उसको हमको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ स्केल चेंजर यूज करते हैं। तो स्केल चेंजर क्या होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है जो आउटपुट को एन टाइम इंक्रीज कर देता है, मतलब एन टाइम बढ़ा कर देता है। ठीक, इसके बाद देखिए स्मिथ ट्रिगर है। स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, देखिए स्मिथ ट्रिगर जो होता है देखिए स्मिथ ट्रिगर होता है ये एक स्क्वायर वेव जनरेटर होता है। स्मिथ ट्रिगर एक स्क्वायर वेव जनरेटर होता है जो देखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है या फिर ट्रिगोनल सिग्नल को स्क्वायर वेव में जनरेट करता है। देखिए कंपैरेटर क्या होता है, देखिए कंपैरेटर मतलब अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है अगर वो सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है तो उसको हम कंपैरेटर बोलते हैं। मतलब ऐसा सर्किट जो सैचुरेशन रीजन में, वह ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए नो एनी फीडबैक, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाता है, मतलब कि ये ओपन लूप गेन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए एडर है, सबस्ट्रैक्टर है, ये सब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हैं। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है इससे। तो जो एडर होता है देखिए इसमें फार्मूला आप लोग सबका बनाएंगे तो फिगर आप लोग बुक से देखिएगा, ये केवल रिवीजन पर्पस से है। तो उसके बाद देखिए अगर आप एडर जो है उसके लिए आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है आपका वो क्या होता है, -VRF अपान में R, VA प्लस VB प्लस VC, ये सब इनपुट वोल्टेज हैं। इसके बाद सबट्रैक्टर में देखिए वही सेम रहेगा, वहाँ माइनस हो जाता है तो RF अपान R और ब्रैकेट में VB माइनस VA होता है। इसके बाद डिफरेंशियल में होता है देखिए डिफरेंटिएटर जो होता है आपका V आउटपुट जो मिलता है फीडबैक फ्रैक्शन होता है ये RF। तो देखिए इसमें -RF C dVi अपान dt होता है। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, देखिए वेव शेपिंग में, FM मॉड्यूलेटर में डिफरेंशिएटर सर्किट का हम यूज करते हैं। इसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करते हैं और इसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी पर और हाई बैंड पास जो फिल्टर होता है उसमें यूज करते हैं। इंटीग्रेटर देखिए क्या है, इंटीग्रेटर जो होता है देखिए आपका इंटीग्रेटर में जो होता है 1/RC V आउटपुट जो मिलता है 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ t होता है। इसके बाद लॉगरिथम जो होता है देखिए VT जो आपका -VTN log VI अपान I0 R होता है। इसके बाद देखिए एंटी लॉग जो होता है, देखिए एंटी लॉग जो है देखिए एंटी लॉग में क्या है, देखिए V आउटपुट माइनस देखिए -I0 RE e पावर -VI अपान नीटा VT है। ठीक है, देखिए
आपका प्रिसीजन रेक्टिफायर से देखिए वेरी स्मॉल सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कहीं से, तब इसको लिखा गया। देखिए तो इसमें जो प्रिसीजन रेक्टिफायर होता है इससे देखिए वेरी स्मॉल सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए मल्टी वाइब्रेटर है। मल्टी वाइब्रेटर से जनरली क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है। देखिए तो इससे पूछा गया जाता है मल्टी वाइब्रेटर। देखिए मल्टी वाइब्रेटर जो होता है एक तरह का क्या है आपका, ये स्क्वायर वेव या पल्स जनरेटर होता है। तो मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्क्वायर वेव या तो फिर पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 2-3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक ए स्टेबल होता है, बाई स्टेबल होता है और मोनो स्टेबल होता है। तो देखिए हम इसमें देखिए पहले ए स्टेबल को देखते हैं। तो ए स्टेबल जो होता है देखिए इसको हम फ्री रनिंग स्टेबल बोलते हैं, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि फ्री रनिंग हम किस मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। तो या फिर दे देगा कि मतलब कि फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर कौन सा है। तो ए स्टेबल जो होता है वो फ्री रनिंग आपका मल्टी वाइब्रेटर होता है। इसके बाद देखिए यूज कहाँ करते हैं, ऑक्सीलेटर सर्किट में, टाइमिंग सर्किट में, इसके बाद आपका स्क्वायर वेव जनरेटर में यूज करते हैं। इसके बाद देखिए मोनो स्टेबल होता है। मोनो स्टेबल एक स्टेबल फ्रिक्वेंसी होता है, एक स्टेबल स्टेट होता है, दूसरा अनस्टेबल स्टेट होता है। इसमें देखिए क्या होता है, यूज कहाँ करते हैं हम, देखिए पल्स जनरेटर में, डिले सर्किट में, इसके बाद गेटिंग सर्किट में, लीनियर रैंप जनरेटर में, इन सब जगह पर हम मोनो स्टेबल सर्किट का यूज करते हैं मल्टी वाइब्रेटर का। इसके बाद देखिए इसको हम मोनो स्टेबल जो होता है उसको हम देखिए 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। तो 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलते हैं, तो मोनो स्टेबल को हम बोलते हैं। इसके बाद देखिए बाई स्टेबल आ गया। बाई स्टेबल देखिए इसमें दोनों स्टेट जो होते हैं स्टेबल में होते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए फ्लिप मेमोरी में, फ्लिप फ्लॉप में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, इन सब जगह पर यूज़ करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग ऑक्सीलेटर देखते हैं। देखिए ऑक्सीलेटर देखिए क्या होता है, ऑक्सीलेटर एक मतलब कि डीसी सिग्नल को डिजायर्ड एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। या फिर ऐसे समझिए कि डीसी जो होता है आपका, डीसी अगर हम देते हैं तो वो क्या करता है, डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में हाई फ्रिक्वेंसी पर जनरेट करता है। देखिए फ्रिक्वेंसी के आधार पर अगर है तो फ्रिक्वेंसी के आधार पर ऑक्सीलेटर जो है तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है देखिए 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद देखिए अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 गीगा हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद देखिए अल्ट्रा आपका माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर आता है। इसमें गीगा हर्ट्ज तक यूज किया जाता है, मतलब कि 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर लगभग 1000 गीगा हर्ट्ज तक यूज किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए बरखाउसन है, तो बरखाउसन के लिए देखिए ए बीटा, अगर ए बीटा जो है ये ए बीटा को हम 1 रख देते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए आपका इनपुट जो होता है, हम अगर इनपुट न दें तो भी हमको आउटपुट मिलने लगता है। ये कंडीशन पूछता है कि मतलब इनपुट न देने पर भी आउटपुट प्राप्त होने लगे तो कौन सा मतलब कंडीशन होता है। तो बरखाउसन क्राइटेरियन में ये होता है ए बीटा इक्वल टू 1 रख देते हैं। हमारा देखिए गेन जो आता है, मतलब जो गेन आता है उसमें देखिए ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बीटा होता है ना, तो यहाँ से ए बीटा को 1 रख देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मतलब ये 0 होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा गेन होगा वो देखिए और मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा ये ट्यून्ड सर्किट है, ट्यून्ड सर्किट या टैंक सर्किट है। तो ये आपका देखिए ये डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इसमें देखिए एल और सी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होता है वो पैरेलल में यूज किए जाते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी जो आती है देखिए यह इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में LC आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्यून्ड ऑक्सीलेटर क्या है। ट्यून्ड ऑक्सीलेटर जो होता है देखिए ये देखिए ट्यून्ड ऑक्सीलेटर हाई फ्रिक्वेंसी पर भी वर्क करता है। देखिए जो इसमें ट्रांजिस्टर से 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग दिया जाता है और ट्रांसफार्मर से भी 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग दिया जाता है। देखिए दोनों देखिए ट्रांजिस्टर और उसके बाद ट्रांसफार्मर दोनों का यूज किया जाता है इसमें ट्यून्ड सर्किट में। तो उससे क्या होता है देखिए 0 या 360 डिग्री का फेज शिफ्टिंग मिल जाती है। इसके बाद देखिए ट्यून्ड ऑक्सीलेटर में देखिए जो फ्रिक्वेंसी मिलती है आपकी यह इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में L1C1 मिलता है। यहाँ से L1C1 जो इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है दोनों की वैल्यू है। इसके बाद देखिए हर्टले एक्सीलेटर है। तो हर्टले एक्सीलेटर देखिए तो हर्टले एक्सीलेटर जो होता है देखिए आपका F इक्वल टू देखिए 1/2 पाई अंडर रूट में LT/C होता है। तो L मतलब कि L इक्विवेलेंट निकालते हैं हम यहाँ से, तो ये L इक्विवेलेंट निकाल के तब करते हैं इसको। तो देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं हर्टले एक्सीलेटर का, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर, रेडियो रिसीवर में, फीडबैक फ्रैक्शन में। तो फीडबैक फ्रैक्शन जो T की वैल्यू आती है वो L1/L2 आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग कॉलपिट एक्सीलेटर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर देखिए हमारा कॉलपिट एक्सीलेटर है। तो कॉलपिट एक्सीलेटर जो है देखिए कॉलपिट एक्सीलेटर जो है देखिए F = 1/2 पाई अंडर रूट में L × CT होता है। तो CT की वैल्यू कितनी होती है? देखिए CT की वैल्यू जो होती है C1C2/C1 + C2 होती है। इसके बाद यूज कहाँ करते हैं? देखिए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें फीडबैक फ्रिक्शन जो आता है C1/C2 आता है फीडबैक फ्रिक्शन। इसके बाद देखिए RC फेज शिफ्ट एक्सीलेटर है। तो देखिए RC फेज शिफ्ट एक्सीलेटर जो होता है, देखिए RC फेज शिफ्ट एक्सीलेटर में क्या है? देखिए हमारा जो आउटपुट मतलब फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है देखिए वो 1/2 पाई अंडर 2 पाई R1RC 1/2 पाई RC अंडर रूट में 6 होता है। ठीक है, ये स्टेबल डिवाइस होता है। बेटर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस होती है। 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग के लिए 3 RC को मतलब नेटवर्क को यूज किया जाता है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी पर इसको हम यूज कहाँ करते हैं? लो फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं। जो बीटा आती है देखिए 1/29 आती है, A = 29 होती है या फिर। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा वेन ब्रिज एक्सीलेटर है। तो इसमें देखिए हम कहाँ ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज पर वेन ब्रिज एक्सीलेटर यूज करते हैं। इसके बाद इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक दिया जाता है। और F जो होती है देखिए F होती है कितनी आपकी 1/2 पाई अंडर रूट में R1 R2 C1 C2 होता है। अगर इसमें देखिए R1 R2 दोनों की वैल्यू बराबर कर देते हैं और C1 C2 बराबर कर देते हैं तो 1/2 पाई RC होता है। देखिए हम लोग FET देखते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है देखिए आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। ठीक है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ये यूनिपोलर FET जो होता है आपका यूनिपोलर डिवाइस होता है। इसके बाद देखिए जो आपका करंट जो होती है इसमें ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो होती है। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, FET। इसके बाद देखिए इसमें जो वर्क होता है वर्क ओनली डिप्लेशन मोड में, केवल डिप्लेशन मोड में ऑपरेट करता है। इसके बाद देखिए आपका ड्रेन जो होता है देखिए ड्रेन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, सोर्स नेगेटिव होता है। और गेट जो है आपका देखिए मेन गेट देखेंगे, अगर गेट आपका नेगेटिव है तो N टाइप होगा, अगर गेट आपका पॉजिटिव है तो P टाइप होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका ड्रेन करंट का फार्मूला आता है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ID = IDSS 1 - VGS/VP का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए ये VGS जो होता है आपका ड्रेन वोल्टेज होता है, गेट वोल्टेज होता है। इसके बाद देखिए आपका गेट वोल्टेज होता है। इसके बाद VP जो होता है आपका VP जो होता है पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज देखिए होता क्या है? वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर ड्रेन करंट जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए तो उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज होता है देखिए आपका दोनों तरफ से चैनल के मतलब कि डिप्लेशन लेयर पर पास जाती है तब होता है। देखिए VGS का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज जो होता है वो घट जाता है। इसके बाद देखिए ये स्क्वायर लॉ जो होती है स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि FET जो होता है FET क्या होती है? स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है। VGS का मान बढ़ाने से देखिए ड्रेन करंट आपकी घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से भी ड्रेन करंट आपकी घटती है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है ड्रेन रेजिस्टेंस है। देखिए ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन वोल्टेज VDS। ड्रेन वोल्टेज होता है VDS डिवाइडेड बाई चेंज इन ड्रेन करंट। तो देखिए आपका ये है इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रेन वोल्टेज चेंज इन ड्रेन वोल्टेज बटे में ड्रेन करंट होता है। ये देखिए आपका GM जो होता है देखिए म्यूचुअल कंडक्टेंस होता है, या तो फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए चेंज इन इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट वोल्टेज। देखिए ये है ना गेट वोल्टेज आपका, तो ये इसका यूनिट जो होती है सीमेंस या महो होती है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए आपका आता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू होता है। तो म्यू जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन होता है ड्रेन रेजिस्टेंस का और ट्रांस कंडक्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए इनपुट इम्पीडेंस जो होता है देखिए इसका इनपुट इम्पीडेंस लगभग 10⁸ से लेकर 10⁸ या 1 मेगा ओम के अप्रॉक्स में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इनपुट इम्पीडेंस जो होता है 1 मेगा ओम तक होता है FET का। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो एप्लीकेशन जो है देखिए आपका लो नॉइज में, बफर में, उसके बाद एनालॉजी सिस्टम में, चॉपर में, मल्टीप्लेक्सर में, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में, इन सब जगहों पर हम यूज करते हैं। देखिए मॉसफेट है। देखिए मॉसफेट देखिए आपका मॉसफेट जो होता है देखिए ये चैनल इसमें प्रेजेंट होता है, इनपुट इम्पीडेंस जो होता है देखिए आपका 10⁻10 से लेकर 10⁻15 ओम तक होता है। यूज कहाँ करते हैं? देखिए पैरेलल ऑपरेशन में देखिए यूज करते हैं, पॉसिबल में, UPS में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में, हाई फ्रिक्वेंसी पर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, मोटर कंट्रोल सर्किट में, इन सब जगहों पर हम यूज करते हैं।
ठीक है दोस्तों। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग देखिए, उसको एक कॉपी ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम IGBT का नहीं लिख पाए थे, तो IGBT के बारे में थोड़ा सा आप लोग ऐसे सुन लीजिए। फिर देखिए IGBT जो होता है, देखिए BJT और MOSFET का ये कम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसमें दोनों मतलब BJT और MOSFEट ये दोनों का प्रॉपर्टी होता है। ठीक, यहाँ जो होता है देखिए, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, अमीटर, कलेक्टर और गेट, ये टर्मिनल होते हैं। इसके बाद देखिए ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें देखिए थर्मल रनवे का जो रिस्क होता है, थर्मल रनवे का कोई रिस्क नहीं होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। ऑन वोल्टेज होता है, देखिए ऑन वोल्टेज होता है वो 2 से 3 वोल्ट तक होता है। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में हम कर सकते हैं। देखिए इसका वोल्टेज रेटिंग जो होती है लगभग 1200, करंट रेटिंग जो होती है 500 एम्पियर तक, और फ्रिक्वेंसी जो होती है लगभग 50 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं हम, तो IGBT सबसे ज़्यादा पूछता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देखिए इसका इनपुट एमिटेंस भी हाई होता है, और आपका एप्लीकेशन देखिए कहाँ करते हैं हम, SMPS में। ठीक है, SMPS में, चॉपर में, इन्वर्टर में, UPS में, इसके बाद AC मोटर कंट्रोल में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा और देखिए जनरल पर्पज़ जो डायोड होते हैं वो उसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, UPS में, बैटरी में, ट्रैक्शन में, वेल्डिंग में। जनरल पर्पज़ डायोड का, फास्ट रिकवरी डायोड का यूज कहाँ करते हैं, देखिए SMPS में, चॉपर में, कम्यूटेटिंग सर्किट में, इसके बाद आपका इंडक्शन हीटिंग में। इसके बाद शॉर्ट की, देखिए जो शॉर्ट की डायोड होता है आपका, देखिए शॉर्ट की डायोड जो होता है देखिए आपका हाई फ्रिक्वेंसी में, SMPS में, या फिर मेटल सेमीकंडक्टर में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो गया। और आप लोग देखिए, अगर आप लोग को कोई और टॉपिक चाहिए तो आप लोग वीडियो पे कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अगर दोस्तों ठीक है, यहाँ हम लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो गया। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मतलब वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगता है, तो हम लोग भी मतलब स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, मतलब जल्दी से आप लोग का भी रिवीजन हो जाए। हम लोगों को तो हो ही रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग अगर अच्छा कर सकते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।